इंस्पेक्टर साहब, मैंने एक आदमी का खून किया है। मैं अपने आप को गिरफ्तार करवाने आई हूँ। किसे मारा है आपने? एक गुब्बारे वाले को। मैं मंदिर के सामने वाली सड़क पर खड़ी थी। सड़क पार करना चाहती थी, मगर गाड़ियों की वजह से तभी एक गुब्बारे वाला आया और उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे सड़क पार करवा दी। पूरी जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया मैंने, लेकिन जब जिंदगी खत्म होने आई तो एक इंसान की जान ले बैठी हूँ। कहाँ हुआ था ये? सर, इस जगह को देख के तो नहीं लगता यहाँ वैसा कुछ हुआ होगा। लेकिन वो औरत झूठ क्यों बोलेगी? एक काम करो, आसपास के लोगों से पूछताछ करो, देखो क्या पता चलता है। ठीक है? अजीब बात है सर, यहाँ हर कोई कह रहा है कि यहाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ तक लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ कोई गुब्बारे वाला बैठा ही नहीं। कमाल है, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और यहाँ पर किसी ने कुछ देखा भी नहीं। चलो माना कि कुछ देखा नहीं, फिर भी लाश कहाँ है? वो सामने बैंक में सीसीटीवी कैमरा लगा है, वहाँ से फुटेज मंगाओ। अगर यहाँ पे कुछ हुआ है तो डेफिनेटली कुछ उसमें मिलेगा। इस दौर और इस जमाने में जहाँ खुलेआम गलत करना और फिर उस गलती के परिणामों से बच निकलना ताकत का पर्याय बन चुका हो, जहाँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी जैसे शब्द 5 या 10 पैसे के सिक्कों की तरह चलन से पूरी तरह से गायब हो चुके हों। अंतरा ने जो किया था वो काबिले तारीफ था, लेकिन जो दिखाई दे रहा था क्या वो सच था या फिर इस सच का एक और चेहरा था जो अभी तक सामने नहीं आया था? लाश कहाँ गई मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने उसे मारा है, ऐसी बात मैं झूठ थोड़ी कहूंगी। ठीक है माँ जी, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें आपकी फैमिली को इन्फॉर्म करना होगा। कहाँ रहती हैं आप? घर क्यों पूछ रहे आप? खूनी की जगह तो जेल में होती है ना, मुझे यही रख लो जेल में। देखिए, हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि आप जो कह रही हैं वो सच है, ना ही आपके खिलाफ कोई कंप्लेन है, इसलिए फिलहाल हम आपको अरेस्ट नहीं कर सकते। अपना एड्रेस बताइए। वो जो बड़ा वाला मंदिर है ना, शिवाजी नगर के पार्क के पास, वहीं से कुछ थोड़ा आगे है। थोड़ा आगे है मतलब? आपको अपना एड्रेस मालूम नहीं है? मेरी याददाश्त कुछ कमजोर हो गई है, इसलिए इतनी कमजोर और उम्र दराज औरत अपनी छड़ी से किसी को मारे और वो रास्ते पे गिर पड़े, मुश्किल लगता है। इसके अलावा इस तरह के इंसिडेंट की कोई दूसरी रिपोर्ट भी नहीं आई है, ना हमारे पास ना कंट्रोल रूम के पास। सर मुझे तो मामला कुछ और लगता है, वैसे भी इनकी दिमागी हालत कुछ। जो भी हो, हमें इनकी फैमिली को तुरंत रिपोर्ट करना होगा। और ये जिस शिवाजी नगर के मंदिर के बारे में जिक्र कर रही है, उसके आसपास जाओ
और ये खबर करो कि कोई इनको या इनके फैमिली को जानता हो। राइट सर। सुनिए, हो साहेब, इन्हें पहचानती हैं? हो साहेब, या तर अंतरा जी। आप कह रहे हैं कि माँ पुलिस स्टेशन में है, घर पे नहीं है? हाँ, माँ जी सच में घर पर नहीं है। आप लोगों की 75 साल की बूढ़ी माँ जो बिना छड़ी के सहारे चल भी नहीं सकती है, सुबह से घर में नहीं है, और आप लोगों को पता भी नहीं है कि वो कहाँ पर है। सर, मैं तो दिन भर ऑफिस में रहता हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने सोचा होगी यहीं पे। सर, वो एक्चुअली माँ जी की आदत है ऐसे ही बिना बताए घर से निकल जाने की। हम खुद भी उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो जानबूझकर ऐसा करती हैं हमें परेशान करने के लिए। वैसे आप लोगों के चेहरे देखकर लगता तो नहीं है कि आप लोग उनके लिए परेशान हैं। आप दोनों को हमारे साथ चलना होगा। आपकी माँ पुलिस स्टेशन में, उन्होंने सरेंडर किया। उनका कहना है कि उन्होंने किसी गुब्बारे वाले का मर्डर कर दिया। आई, बाबा कुठे आहे? वो अब तक आई क्यों नहीं? उनकी गुब्बारे बिक गई होंगे ना अब तक। बाबा येतील। हाँ, तुम लोग ज्यादा परेशान मत हो। चलो पहले खाना खा लो। वो किसी काम में फंस गए होंगे ना, इसलिए ज्यादा लेट हो गया उनको। लो। आई, बाबा को फोन करो ना। बैलेंस भी अभी खत्म होना था। तुम लोग खाना खाओ, मैं अभी आती हूँ। खा बेटा। दीपिका, जरा फोन देना। काय झालं वहिनी, सब ठीक तो है? वो 4 दिन से घर नहीं आया ना, इसलिए फिक्र हो रही है। अंतरा लगातार एक ही बात कहे जा रही थी कि उसके हाथों एक गुब्बारे वाले की जान गई है, लेकिन पुलिस की कई कोशिशों के बाद भी उन्हें ऐसा कोई सबूत या सुराग नहीं मिला था जो ये साबित कर पाता कि अंतरा जो कह रही थी वो सही कह रही थी। दूसरी तरफ शहर के एक दूसरे हिस्से में वाकई में गुब्बारे वाला गायब था और उसकी पत्नी उसे ढूंढ रही थी, पर उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। आखिर मामला था क्या? क्या अंतरा सच कह रही थी? क्या उसका परिवार भी ये सच्चाई जानता था, लेकिन परेशानी या किसी मुसीबत से बचने के लिए इस सच्चाई को छिपा रहा था? मैं नहीं जाऊंगी। मैंने उस आदमी को खून किया है। मुझे यही रहना है जेल में। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यही रहूंगी। मैं यही रहूंगी। माँ जी, मेरी बात ध्यान से सुनी। हमने आपकी बताई हुई जगह पर पूछताछ की, उसके अलावा हमने सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया है। कोई मरा नहीं है। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। माँ, क्या है ये सब? अच्छा लगता है क्या? चलिए आप उठिए। नहीं, नहीं, मुझे यही रहना है। क्या बात है माँ जी, आप अपने घर नहीं जाना चाहते? कोई परेशानी है क्या? सावकाश। थैंक यू सर। चलो माँ, चलो लीजिए। चलो। हाँ भी माँ खाम परेशान हो जाती है। चलिए। बस एक बात समझ में नहीं आई, ये माँ जी अपने घर क्यों नहीं जाना चाहती? सर, मैंने इनके पड़ोसी से पूछताछ की थी। या तर अंतरा जी। साहब, इनके साथ इनके घर वालों ने कुछ गलत किया है क्या? मंजे? बड़ी अजीब फैमिली है सर इनकी। रात को अक्सर इनकी रोने की आवाज आती रहती है उनके कमरे से, और दिन में इनकी बहुएं चिल्लाती रहती है। और कुछ पता चला? हाँ सर, तो इनका बड़ा बेटा धीरज एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है और छोटा बेटा समर B ग्रेड नॉवल लिखता है। सर, इन दोनों की बीवियां घर में हाउसवाइफ है। ये क्या करे? ये तो मेरे से ये तो उनकी आखिरी निशानी है बेटा। माँ, ये सब ड्रामा बंद करो। उनका निशानी नहीं रहा तो उनकी निशानी रखकर क्या होगा? कब से कचरा इकट्ठा करके रखा है, जगह होगी तो काम ही आएगी ना। ये सब फालतू की बातें बंद करो, इनको काम करने दो अपना। हटो।
तो रेड कलर बहुत सूट करता है। मुझे नहीं समझ में आना मैं क्या पहनूं। बहू 6 महीने हो गए, चश्मा टूट गया, अभी तक नहीं बनवाया। अखबार तक पढ़ना छूट गया है मेरा। रुक, मैं तुझे कॉल करती हूँ। क्यों? किसी एग्जाम की तैयारी कर रही हो क्या, जो अखबार पढ़ना इतना जरूरी है? सही कह रही है भाभी, कोई जरूरत नहीं आपको अखबार पढ़ने की। ये गुब्बारे वाले मोटे की कहानी भी ना आपने कोई भी अखबार की न्यूज पढ़कर बनाई होगी। मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि आप ऐसी मनगढ़ंत कहानी बनाकर पुलिस स्टेशन तक पहुंच गए। तुम्हारा पति पिछले 4 दिन से गायब है और तुम अब आ रही हो रिपोर्ट लिखवाने। साहब, वो अपने काम की वजह से 2-3 दिन के लिए हमेशा बाहर जाते थे और मुझे लगा कि वो लौट आएंगे। पहले तो उनका फोन भी लगता था साहब, पर अभी फोन भी बंद है। और मैं पहले कभी पुलिस स्टेशन नहीं आई साहब, इसलिए मला समझत नव्हता साहब मी काय करूं। साहब मेरे पति को ढूंढिए साहब। इनकी कंप्लेंट और इनके पति का नंबर दर्ज कर लो। जैसे ही आपके पति के बारे में कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। दवाई खा लो। ओ, दवा के लिए तो 2 घंटा और बाकी है। अभी दूध उबाला था, पी जाओ, बाद में मैं भूल जाऊंगी। हाँ, दूध गर्म है बहू, ठंडा करके दे दो ना। लोगों को उंगली दो तो वो पोंचा पकड़ते हैं, लेकिन तू तो सीधा गर्दन पकड़ती है। ठंडा चाहिए? ये ले, हो गया। क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है? टीवी चल रहा है और क्या, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें आपके पड़ोसियों ने फोन करके बताया कि अंतरा जी की यहाँ से रोने की आवाजें आ रही हैं। माँ जी आप ठीक तो है ना? आपके सामने तो बैठी हैं, ठीक नहीं लग रही हैं क्या? थोड़ी देर पहले टीवी की वॉल्यूम ज्यादा थी, इसलिए पड़ोसियों को गलतफहमी हो गई होगी और आपको फोन खटका दिया। माँ जी क्यों रोएंगी? देखिए माँ जी, अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ भी, तो आप हमें बताइए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। गलत तो मैंने किया है, मार डाला उसको। देखा सर, ऐसी उटपटांग बातें किया करती हैं। आप तो क्या किसी को ऐसा ही लगेगा ना कि हम इन्हें परेशान करते हैं? अरे हमें तो खुद ही नहीं समझ में आता है हम क्या करें इनका। सर कुछ मिला नहीं इधर देखने के बाद। ठीक है, आसपास और चेक करो और सभी लोगों से पूछताछ करो। सर इस फोटो को ध्यान से देखो, ये आपके एरिया का ही रहने वाला है। इसको देखा है कभी? सर किसी आदमी की रोजी रोटी का जरिया यही हो तो इसे लवारिस की तरह छोड़ के नहीं जाएगा। एक काम करो सर, आसपास अच्छे से पूछताछ करो, कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है। जाओ सर। मैं करता हूँ बात। सर कुछ नहीं मिला और किसी ने उसको देखा भी नहीं। एक काम करो सर, उसकी फोन की लोकेशन निकलवाओ, शायद उससे कुछ पता चल सके। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर होता तो मैं तो मेरे बाबा के साथ ये दुनिया छोड़ के कब की चली गई होती। ये क्या चल रहा है यहाँ? मैं यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम लोग हो कि जो कुछ भी हो रहा है ना तुम्हारी इस माँ की वजह से हो रहा है। बताया था ना पुलिस वाले के सामने क्या बोला था इन्होंने? नहीं बेटा, मैंने कुछ भी नहीं। अरे रहने दो यार, अच्छी तरह जानता हूँ मैं आपको। इतनी शिकायत तो मर जाओ ना, आपकी भी छुट्टी होगी और हमारी भी। क्या हो रहा है ये सब? मैंने पूछा क्या हो रहा है ये सब? एक तो पूरे दिन वहां ऑफिस में झक मरवाओ और यहाँ घर पे आके ये झेलो। मैं भी यही कह रहा था भाई। माँ तो पागल है ही, और सड़क छाप नॉवल लिखते लिखते तेरा दिमाग भी सड़ गया है। और तुम तो समझदार हो ना, फिर संभालती क्यों नहीं इसे? अरे लेकिन आप अपनी माँ की गलती के लिए मुझे क्यों? शट अप। के सामने मेरी बेइज्जती करके आराम से सो रही है और कुछ नहीं किया। रुक जा, बताती हूँ तुझे। रुक, कुछ नहीं किया मैंने। हर्ष, मैंने कुछ नहीं किया। हर्ष,
मैंने कुछ नहीं किया। किसी पिक्चर पजल यानी कि चित्र पहेली की तरह का केस था ये, जहां तस्वीर के तीनों टुकड़े अलग अलग पड़े थे। तस्वीर का पहला टुकड़ा था बुजुर्ग अंतरा, जिसकी मानसिक स्थिति पुलिस को ठीक नहीं लग रही थी। दूसरा था गुब्बारे वाला, जो वो गुब्बारे वाला भी हो सकता था जिसकी मौत का जिक्र अंतरा अब भी बार बार कर रही थी, जो एक अनजान जगह अंधेरे कमरे में कैद थी और हर गुजरते मिनट के साथ अपनी मौत की तरफ सरक रही थी, और जिसके होने तक की खबर पुलिस के पास अब तक नहीं थी। इस मामले की सही और पूरी तस्वीर को सामने लाने के लिए इन तीनों टुकड़ों का अपनी सही जगह पर आना जरूरी था, लेकिन मुश्किल ये थी कि ये तीनों टुकड़े एक दूसरे से इतने अलग थे कि पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद भी इनके बीच के संबंध का कोई भी तार पुलिस को अब तक दिखाई नहीं दिया था। सर, गुब्बारे वाले कुमार का फ़ोन लोकेशन आ गया है। आखिरी बार उसका फ़ोन शिवाजीनगर थाने के पास एक्टिव था और बाद में वहीं पे स्विच ऑफ हो गया। एक काम करो, शिवाजीनगर थाने में उसका फोटो फैक्स करो, मैं बात करता हूँ अभी। सर, हाँ फैक्स मिल गया। हाँ, गुब्बारे वाला 4 दिन से मिसिंग है। ठीक है, हम देखते हैं। क्या बोला दिनेश? सर, एक गुब्बारे वाला गोखले नगर पुलिस स्टेशन से फ़ोन था, इसकी मिसिंग कंप्लेन लिखाई गई। 4 दिन से गायब है। 4 दिन से गायब है? इलिया से अंतरा जी हमारे पुलिस स्टेशन कब आई थी? सर तकरीबन 4 दिन पहले। 4 दिन पहले। मैंने एक आदमी का खून किया है। किसे मारा है आपने? एक गुब्बारे वाले को। इसका मतलब ये है कि जिस दिन ये गायब हुआ उसी दिन अंतरा जी हमारे पुलिस स्टेशन में आए। इलियास सर, अंतरा जी को बुला लें। साहब, मैं तो आपको कब से यही कह रही हूँ, लेकिन आप है कि मेरा यकीन नहीं कर रहे। यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा है अंतरा जी। ये बात सच है कि एक गुब्बारे वाला गायब है। ये भी हो सकता है कि ये वही गुब्बारे वाला हो जिसके बारे में आप हमें कह रही हैं और आपको लगता है कि आपने उसे मारा है, लेकिन ये बात हमारे गले के नीचे नहीं उतर रही है। अंतरा जी, इस मामले में आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। अंतरा जी, सच क्या है हमें बताइए। हम सच सुनने का इंतजार कर रहे हैं अंतरा जी। अंतरा जी, बोलिए। मेरा बेटा धीरज, उसी ने मारा है उसको। क्या? ये कैसे कह सकती है आप? मैंने खुद देखा है उसे, उस आदमी के साथ। और उन्हें बचाने के लिए आपने ये इल्जाम अपने सर पर क्यों ले लिया? मेरा बेटा है वो, पूरा घर उसी से चलता है। अगर मैं जेल चली जाती तो वो बच जाता और मेरी बची हुई जिंदगी सुकून से कट जाती। मेरी बात तो सुनिए आप। सर, मेरी माँ झूठ बोल रही है सर, मैं सच कह रहा हूँ आपसे। अरे दिमाग खराब हो गया सर उसका। पहले उसने कहा था कि उस गुब्बारे वाले को उसने मारा है, और अब वो ये कह रही है कि मैंने मारा है। वो झूठ ना कल बोल रही थी ना आज बोल रही है, क्योंकि जिस आदमी के बारे में वो बात कर रही है वो सच में गायब है। ठीक 6 तारीख से तुम्हारे इलाके में वो गुब्बारे बेच रहा था और उसी इलाके से वो गायब हुआ है। उसके फोन का लास्ट एक्टिव लोकेशन भी वही था, और तुम्हारी माँ ने खुद तुम्हें उससे बात करते हुए देखा है। मैं कब इनकार कर रहा हूँ कि मैंने उससे बात नहीं की। तेरी माँ हमें झूठी कहानी सुना रही थी उस गुब्बारे वाले की, तब तूने क्यों नहीं कहा कि तू किसी गुब्बारे वाले को जानता है? मैं जानता वानता नहीं हूँ सर उसको। उस दिन सर मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, तो जैसे ही मैं निकला वो गुब्बारे वाला मेरे सामने आ गया सर, और मुझसे गुब्बारे लेने के लिए कहने लगा। मैंने उसे मना कर दिया सर। उसके बाद भी सर वो गिड़गिड़ाने लगा, तो मैंने रुपए निकाल के उसे दे दिए, फिर मैं चला गया सर। और सर, मेरी माँ ने मुझे उससे बात करते हुए देखा है ना सर, उसका खून करते हुए तो नहीं देखा है। तो फिर आप किस बिना पे सर इतना बड़ा इल्जाम मुझ पे लगा रहे हैं आप? सर मुझे जाने दीजिए, मैं निर्दोष हूँ सर। जाने देंगे, लेकिन ये केस सॉल्व होने के बाद। सर, कुमार के गायब होने से कुछ दिन पहले उसे धीरज के ऑफिस के बाहर देखा गया था। इसे पहचानते हो? इस आदमी को देखा है मैंने सर। कब? कहाँ?
लेकिन किसी ने भी उसको धीरज के ऑफिस के अंदर जाते हुए नहीं देखा, ना ही उससे बात करते हुए देखा, ना ही उसके साथ आते जाते देखा। समर, क्या कर रहे हो? उठो, उठो समर। पागल हो गए तुम दोनों? अगर अभी इन्हें कुछ हो गया ना, पुलिस हमें से किसी को नहीं छोड़ेगी। अब मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो मेरे ऑफिस के सामने क्या कर रहा था? ये मेरी गलती है कि जिस एरिया में मेरा ऑफिस है वहीं वो अपने गुब्बारे बेचता था। आपको धोखा हुआ है। मैं किसी का खून वून नहीं कर सकता। मेरी माँ मुझे जानबूझ के फंसा रही है, मुझसे बदला लेने के लिए। बदला लेने के लिए? किस बात का? वो मुझे अपने पति यानी मेरे बाबा की मौत का जिम्मेदार समझती है। हाँ, वही जिम्मेदार है मेरे पति की मौत का। उस दिन उनकी तबीयत बहुत ही खराब थी। डॉक्टर को फोन करो। थोड़ा पानी पी लो, पानी। अरे समीर, समीर जरा आना, बाबा को कुछ हो रहा है। समीर, पानी पी लो। समीर, समीर। सुबह सुबह आप लोगों का ये ड्रामा शुरू हो गया। मुझे एक्सपोर्ट बॉडी की मीटिंग में जाना है। अब वो मीटिंग अटेंड करूं कि यहाँ रुकूं, अपने आप देख लेना। मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच कहा है। पागल है वो, और झूठी भी, और वो अब भी झूठ बोल रही है। अगर खून हुआ है तो डेड बॉडी मिलनी चाहिए। मिली है आपको डेड बॉडी? नहीं ना? फिर किस बिना पे आप मुझे यहाँ हिरासत में रख सकते हैं? सर, इनका लॉयर आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंतरा जी हमसे वाकई में झूठ बोल रही हो, अपने बेटे से बदला लेने के लिए हमारा इस्तेमाल कर रही हो? सर ऐसा हो भी सकता है, लेकिन कोई तो है जो कुछ ना कुछ छुपा रहा है। फिर से इंक्वायरी करो और इस बार गहराई से पता करो पिछले 10 दिन में कुमार कहां गया था और किस किस से मिला था। हो साहब, हाँ मानो साला होता, लेकिन किसी और के साथ ये नहीं था। जिस गुब्बारे वाले के मर्डर का इल्जाम तुम्हारे भाई पर है, क्या तुम उसे जानते हो? जी सर, उसे जानता हूँ। कई बार उसे मैंने अपने एरिया में गुब्बारे बेचते हुए भी देखा है। मैंने उसे बात भी की थी अपने भतीजे हर्ष के बर्थडे के लिए, लेकिन वो कुछ ज़्यादा महंगा ही बोल रहा था गुब्बारों के बारे में। सिर्फ इतना ही? उसके साथ चाय की दुकान पर गपशप लड़ाने वाली बात बताना भूल गए या जानबूझ के नहीं बताया? तो अब मेरे बड़े भाई के बाद आप मुझ पे शक कर रहे हैं? सर, मैं एक नॉवेलिस्ट हूँ। रियल लाइफ से मैं अपने कैरेक्टर्स और स्टोरीज उठाता हूँ। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं लोगों से मिलूं, उनसे बात करूं, उन्हें जानूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने किसी का खून किया है। इलियास, इन्हें लॉकअप में ले जाओ, कुछ रियल लाइफ कैरेक्टर से मिलवाओ, शायद अगले नॉवेल का सब्जेक्ट मिल जाए। सर, मैं एक नॉवेलिस्ट हूँ। सर आप मेरी बात तो सुनिए। एक भाई बिजनेसमैन और दूसरा नॉवेलिस्ट, इस गुब्बारे वाले के साथ इनका क्या कनेक्शन हो सकता है? और इस गुब्बारे वाले को मार के या उसे गायब करके इनको क्या मिलने वाला था? सर हो सकता है कि इनकी बातें सच हो और हम गलत जगह कनेक्शन ढूंढ रहे हो। इलियास, एक काम करो, गोखले नगर पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर जो इस कुमार के मिसिंग केस में काम कर रहे हैं उससे बात करो। जितनी इंफॉर्मेशन तुम उससे निकाल सकते हो उतनी निकालो, और ये पूरी डिटेल्स उसके फोटोग्राफ के साथ सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। हो सकता है हमें कुछ मिल जाए। सर, अरे आशीष, सर आपको एक लीड देनी थी। क्या? गणेशपुरा पुलिस थाने से कॉल आया था। उनका कहना है कि मर्डर के एक केस में प्राइम सस्पेक्ट है ये गुब्बारे वाला। क्या? ये गुब्बारे वाला प्राइम सस्पेक्ट? पुलिस की कोशिशों ने गुजरते वक्त और बदलते घटनाक्रम ने इस केस पर नई रोशनी तो डाली थी, लेकिन इस रोशनी ने जुर्म की तस्वीर को साफ करने की बजाय और धुंधला कर दिया। अब तक जिस गुब्बारे वाले को जुर्म का शिकार माना जा रहा था वो खुद एक कत्ल के मामले में वांटेड था। अब संभावना यह भी थी कि कत्ल करने के बाद वो कहीं गायब हो गया था। लेकिन अगर ऐसा था तो वो गुब्बारे वाला कौन था जिसकी मौत की बात अंतरा कर रही थी?
और अगर ये दोनों इंसान एक ही था तो फिर वो इस वक्त कहां था, जिंदा था या मर चुका था? एक मकड़ जाल बन चुका था जिसका कोई भी सिरा ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था। अरे जूही, जूही, अरे मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो। समीर, अरे कैसे क्यों करते हो? अरे कोई तो सुनो। अरे क्यों शोर मचा रखा है? पानी चाहिए। बड़ा महान काम किया है जो पानी पिलाऊं तुम्हें। क्या हो गया? प्यास लगी है, पानी चाहिए। पानी चाहिए तुझे? हाँ। सबको तो जेल भिजवाने पे तुली हुई है, तुझे पानी चाहिए? चल मैं पिलवाता हूँ तुझे पानी, चल। सर 26 अगस्त को मीना नाम की औरत की लाश मिली थी। वो पास के घर में घरेलू काम करती थी। उसकी एक बेटी रानो थी जो तब से लापता है। उसके बाद उसे पास के बस स्टॉप पे रानो के साथ बस पे चढ़ते हुए देखा गया। तब से तलाश जारी है, ना रानो का पता है ना कुमार का। सर मीना की लाश यहीं पे मिली थी, उसके बॉडी पर चाकू के निशान थे। सर ये मीना की पड़ोसी, इन्होंने ही आखिरी बार उसे कुमार के साथ देखा था। क्या आपको पूरा यकीन है कि हाथ तोच मानुस होता? हाँ साहब, 100% यही आदमी था। गए महीने की 26 की शाम को मीना के साथ कुछ बात कर रहा था और फिर कुछ घंटों के बाद पता चला कि मीना को किसी ने मार दिया है करके। और साहब ये कोई 4 दिन पहले मीना के नाम पर कुछ आया था डाक से। शेल्टन हाई कॉन्वेंट स्कूल से लेटर, वो भी रानो के नाम? सर ये तो महंगा स्कूल है। इतने महंगे स्कूल में रानो का एडमिशन? ये मीना के पति के बारे में क्या जानती हैं आप? मीना बोलती थी बहुत पहले ही छोड़ के भाग गया था उसको। कभी बताया क्यों छोड़ दिया था? वो तो कभी कुछ नहीं बोली साहब। चलो, पहले अंतरा और गुब्बारे वाला कुमार, फिर धीरज और उसका भाई समर, और अब मीना और उसकी गायब बेटी रानो। ये एक दूसरे से बहुत अलग है, फिर भी इस केस से जुड़े हुए हैं। आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है इन सबका आपस में? कहीं ये कुमार जिसको अब तक हम विक्टिम समझ रहे थे, तो आखिर एक मुजरिम निकला, मीना का कातिल। सर हो सकता है वो मीना का पति हो और मीना की तरह रानो को अपने साथ ले गया। लेकिन सर मीना अपने बच्ची को जिस स्कूल में पढ़ा रही थी वो बहुत ही एक्सपेंसिव है और उसके पास इतने पैसे नहीं है, तो वो फी कैसे भर रही? कहीं ना कहीं से तो भर रही थी ना वो। बस तुम जाके ये पता करो कॉन्वेंट स्कूल में कि ये मीना पैसे भरने के लिए अकेली जा रही थी या उसके साथ कोई जा रहा था। वो कैश में भर रही थी या चेक से भर रही थी, और अगर चेक से भर रही थी तो वो चेक नंबर निकालो। और तुम दोनों, तुम अंतरा के घर जाओ और पता करो कि वहां कोई मीना को जानता था। ठीक है सर। एक काम करते हैं, मीना की मौत के बाद उसकी कॉल डिटेल्स और उसके फोन की लोकेशन दोबारा चेक करते हैं, देखते हैं कुछ नया पैटर्न मिलता है। एक काम करो, तुम कुमार की वाइफ के पास जाके पूछताछ करो, देखो क्या पता चलता है। मला नहीं माहिती साहब, वो किससे मिलते, कहाँ जाते हैं। कहकर तो जाते हैं कि काम पे जाते हैं करके, और मैं उसी बात को सच मानती हूँ। अगर उन्होंने किसी दूसरी औरत को रखा रहेगा तो मुझे नहीं पता। अच्छा एक बात बताओ, तुमने उसके व्यवहार में इन दिनों कुछ बदलाव महसूस किया था? वैसे तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ 20-25 दिन से वो थोड़ा लेट आने लगे थे, और जब भी मैं पूछती उनको तो वो टाल देते थे। टाल देता था? इस डॉक्यूमेंट की कॉपी मिल सकती है? जी बिल्कुल। सर बिना एडमिशन के लिए अकेले गई थी, फी कैश में भरी थी, और उन दिनों मेड प्लेसमेंट एजेंसी में काम किया करती थी। सर हमने कुमार की लोकेशन फिर से चेक की थी और उसकी मूवमेंट से ये पैटर्न मिला है हमें। सर ये देखिए, नॉर्मली डेली वो इस रास्ते से जाया करता था, टेलीफोन एक्सचेंज होते हुए, लेकिन सर 27 अगस्त के बाद से उसने अपना रास्ता बदल लिया। सर वो यहाँ पर रुकता भी था, कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा।
उसके बाद सीधा घर। 26 अगस्त को मीना का मर्डर हुआ और उसी दिन वो रानो को लेके वहां से गायब हो गई। उसी के अगले दिन से उसने अपना रास्ता बदलकर वो इस जगह पे रुकना उसने शुरू कर दिया। इसका मतलब एक ही हो सकता है कि उसने रानो को उसी एरिया में कहीं छिपा कर रखा होगा और उसे मिलने के लिए वो इस जगह रुकना उसने शुरू कर दिया होगा। चलो चलकर देखते हैं कि क्या मिलता है। और शिंदे, तुम उस प्लेसमेंट एजेंसी में जाके ये पता करो कि उन दिनों मीना कहां काम करती थी। सर चलो। सर रानो की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो टाइम लगेगा, लेकिन इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसकी मौत इन्फेक्शन की वजह से हुई। सर ये तो इस कहानी में नया मूड आ गया। और अगर कुमार उसे नहीं मारना चाहता था तो इसे इतनी बुरी तरह से टॉर्चर क्यों कर रहा था? कुमार रानो को टॉर्चर नहीं कर रहा था। मुझे लगता है कि कुमार उसे रोज खाना देने जाता था। सिर्फ कुमार जानता था कि रानो कहाँ, लेकिन अचानक एक दिन वो गायब हो गया और इसलिए रानो भूखी प्यासी वहां पड़ी रही। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या रानो कुमार की बेटी थी, और अगर थी तो वो किससे छुपा रहा था? सर मीना उन दिनों जहां काम करती थी उस जगह का पता मिल गया। चलो इसे जा रहे हैं सर। चलो। यह क्या है सर? मेरे सर मुझे बताइए तो सही आप। चलो। क्या है ये? इस बार मैं माफ नहीं करूंगा आप लोगों को, सच कह रहा हूं। अरे वर्दियां पहन रखी तो आप कुछ भी करोगे, किसी भी शरीफ आदमी को उठा लोगे। मैं मानहानि का दावा करूंगा आप लोगों पे, समझ में आए? ये वर्दियां उतरवा दूंगा आप लोगों। देखो, ध्यान से देखो, मीना उसकी बेटी रानो, याद आया? एक कौन है ये? मैं नहीं पहचानता इसे। नहीं पहचानता, नहीं पहचानता। पढ़ इसे, क्या लिखा है इसमें? इंग्लिश आती है ना तुझे पढ़नी, या हम पढ़ाएं तुझे अपनी भाषा में? तेरी और रानो की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट्स हैं जो कि पॉजिटिव है। चकरा गए ना, तेरे बालों के सैंपल्स लिए थे हमने, और ये सबूत काफी है दुनिया और कोर्ट के सामने तुझे नंगा करने के लिए। अब तू उगलेगा या हम तुझसे उगलवाएं? हाँ सर, इस सब के पीछे मेरा ही हाथ था। मीना मेरे ऑफिस में काम करती थी, मेरा रिश्ता बन गया था सर उससे, और बदकिस्मती ये रही कि वो प्रेग्नेंट हो गई और फिर रानो पैदा हो गई। उसके बाद वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी कि मैं उस लड़की की परवरिश वैसे ही करूं जैसे मैं अपने बेटे की करता हूं। मैंने उसकी ये शर्त मान ली और उसे एक अच्छी स्कूल में डलवा दिया, और 6 महीने तक मैंने फीस भी जमा की। लेकिन उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि अगर ये लड़की कल को पढ़ लिख गई और मेरे दरवाजे पे आके अपना हक मांगने लगी तो मेरा नाम मिट्टी में मिल जाएगा सर। मैं ये नहीं होने दे सकता था सर, कभी नहीं होने दे सकता था। एक दिन समर ने मुझे बताया उस गुब्बारे वाले के बारे में कि उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। बस मुझे अपने काम को अंजाम देने का हथियार मिल चुका था सर। जैसे ही मैंने उस गुब्बारे वाले के सामने 1 लाख रुपए रखे, वो तुरंत राजी हो गया। तूने अपनी ही बेटी से उसकी बेटी होने का हक छीना, फिर उसकी माँ को उससे छीना, बदले में कुदरत ने तेरे बेटे से उसका बाप छीना, वो भी तेरी अपनी माँ के हाथों। कमाल है ना, कुदरत का इंसाफ। कुमार की लाश के साथ क्या किया तूने? उस कमीने को मैंने वहीं तालाब के पास मार के उसी में फेंक दिया। नमस्ते। जितेंद्र घर पर
तो ऑफिस निकल गए। कोई बात नहीं, आए तो कहिएगा नंदलाल मिश्रा वापिस आ गए। अब तो मुलाकात होती रहेगी। नमस्ते। हाँ, नाम याद रहेगा ना, नंदलाल मिश्रा। बताना ना भूलिएगा। आप जाओ, मम्मी आ रही है अभी। हाँ, ध्यान कहाँ है आपका? मैं कुछ बात कर रही हूँ। आपको पता है, बुजुर्ग इंसान था लेकिन बहुत ही अजीब था। वो है कौन? क्यों आ रहा है बार बार मिलने? आप फिर से आ गए। देखिए, हमारे पति आपको नहीं जानते और उन्होंने कहा है कि हम आपसे कोई बात ना करें। अगर आप दोबारा आए ना तो हम पुलिस स्टेशन फोन कर देंगे। पुलिस स्टेशन का नंबर है आपके पास या मैं दूं? बाप रे, मैं तो डर ही गई। आपको पता है, मैंने उसे पुलिस की धमकी दी तो कहता है कि नंबर है या दूं। बहुत ही अजीब इंसान है वो। आखिर आप बताते क्यों नहीं है? कौन है? क्यों बार बार आता है हमारे घर? नाम याद रहेगा ना? हाँ, नंदलाल मिश्रा नाम बताया अपना। कहा कि बोल देना वापस आ गया है। मुझे तो डर लगने लगा है अब। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप जाके उससे बात करो ना, आखिर पता तो चले कि कौन है, क्यों आ रहा है बार बार। निकल यहाँ से। बापू ने कहा है, अगर कोई एक गाल पर मारे दूसरा सामने कर दो। साले बुड्ढे, तू चाहता है या? क्या करोगे? जला दोगे? जान से मारोगे? खून कर सकते हो तो 2 थप्पड़ मारने में क्या हर्ज है? ये मेरा गाल मारो। हाथ क्यों रुक गए? तुझसे बहस नहीं करना चाहता मैं। निकल जा यहाँ से। आज आपको सब बताना ही पड़ेगा। हत्यारा क्यों कहा उसने आपको? और आप खून कर सकते हो, इसका क्या मतलब है? देखिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। साफ साफ बताइए ना, बात क्या है? आप चुप क्यों हो? बोलो ना। भैया, ये 2 समोसे देना है। वो हरी वाली चटनी है, ज्यादा तीखी वाली बांध देना। कुशल्या को हरी चटनी बहुत पसंद है। इतने साल हो गए समोसे खाए हुए, समोसों का स्वाद भूल गई होगी बेचारी। नहीं सुधरेगा ना? पता भी है आपको, आज तीसरा दिन है और घर के बाहर पेड़ के नीचे वो तो अपना पूरा बोरिया बिस्तरा लेकर घर बनाकर बैठ गए। लोग कैसी कैसी बातें करें, कुछ पता भी है आपको? पूरे मोहल्ले में हमारी बदनामी करके रख दी है। लोगों की बातें सुन सुन के ना मेरी तो कान पक गए। आपसे कह रही हूँ, जाकर जो बात करनी है जाके कीजिए। अब जाइए। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये चुपचाप तो रह रहे हम लोग। जीना मुश्किल कर दिया है हमारा। तुम्हें रहने के लिए यही जगह मिली है। चल बुढ़िया, निकल निकल। अपने पति को समझा ले, ज्यादा नाटक ना करे वरना। हमें जो समझाना था वो हमने समझा दिया, बाकी बुढ़े को तुम समझाना। हमारे मोहल्ले में खूनियों के लिए कोई जगह नहीं है, समझ गए? सामान भी ठीक किया। बस बस। अरे क्यों आंसू बहाती ऐसी नालायक औलाद के ऊपर? चिंता मत कर, मेरे रहते तुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। कब तक रहेंगे हम लोग ऐसे? कब तक रहेंगे? तब तक जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, तब तक
जब तक मैं उनसे उनका सुख चैन नहीं छीन लेता जिन्होंने हमसे हमारी जिंदगी के 10 साल छीने। उम्र कैद भुगत चुके हैं उनकी वजह से हम। शांत रह तू। ले समोसे खा, तेरी मनपसंद तीखी चटनी के साथ लाया हूं। आज तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा मैं। क्यों पीछे पड़ा मेरे? नंदलाल के साथ अतीत में घटी घटनाएं क्यों उसके आज पर हावी हो रही थी? क्यों एक बूढ़ा व्यक्ति नंदलाल मिश्रा जितेंद्र को परेशान कर रहा था, उसे हत्यारा कहकर उसके पीछे पड़ा था? और दूसरी तरफ क्यों एक पिता कमल मिश्रा अपने बच्चे को यातनाएं दे रहा था? आखिर सतह पर बिल्कुल अलग अलग लगती इन कहानियों को किस कड़ी ने जोड़ा था? सच पर से अभी कितनी परतें उठनी बाकी थी? बिट्टू आ गया? चल तू ना हाथ मुंह धो ले बेटा, थका होगा। ज्यादा प्यार दिखाने की कोई जरूरत नहीं, सब समझता हूँ। मगर रुक, तू तेरे तेवर नहीं बदलेगा। इतनी मार खाता है इसके बाद भी मुझे घूर के देख रहा है। बाप से नजर मिलाएगा। आंख नीचे कर, आंख नीचे। दादी, 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 छोड़ो बिट्टू, चाहे से क्या कर रहे हो? जान ले लोगे क्या उस बेचारे की? इसकी तो जान ही ले लूंगा मैं इसकी। छोड़ो ये सब, बाहर देखो क्या तमाशा हो रहा है। प्रणाम दादी। जुग जुग जी मेरे बच्चे। ये क्या माँ जी, आशीर्वाद भी। हम लोग को बताया भी नहीं। हम लोग क्या इतने पराये हो गए? आप चलिए हमारे साथ। हमारे होते आप यहाँ नहीं रहेंगे, चलिए आप। पुरानी बातें को भूल जाओ अम्मा, चलो हमारे साथ। चलिए आप हमारे साथ चलिए। हेलो, क्या? हे राम। माँ जी, ये क्या लगते हैं आपके? जी मैं इनका बड़ा बेटा नीलेश हूँ। अरे तो जरा समझाइए इनको, वो जितेंद्र गुप्ता से क्यों झगड़ा मोल रहे, क्यों फालतू में परेशान कर रहे हैं उनको, समझाइए। बाबूजी आपकी दवाई। मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। बाबूजी इसमें हमदर्दी वाली क्या बात है? हम तो आपके अपने हैं ना। कोई अपना नहीं है मेरा। बंद करो ये अपनेपन का नाटक। ना तो तुम मेरी बहू थी और ना ही कभी बन सकती हो। जानता हूं मैं क्यों तरस आ रहा है तुम्हें हम पर। तुम्हारी नजर मेरे उस मकान पर है जो आज भी मेरे नाम है। लेकिन याद रखना, मेरे जीते जी तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। ये बाप और बेटे का रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ शादी की थी। अरे बेटा, आओ आओ आओ। वह रुक जाओ नीलेश। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए आज से बंद। पर बहुत सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मना किया था ना मैंने, नहीं माने ना तुमने मेरी बात।
अरे यही लड़की मिली थी शादी करने के लिए। अपनी जात में लड़कियों की कमी पड़ गई थी क्या? सुनिए, आशीर्वाद तो देने दो बच्चों को। कौशल्या, अगर तुमने इसके सर पर हाथ रखा तो मेरा मरा मुंह देखोगी। निकलो तुम लोग यहाँ से। अब हमारी चिता को आग लगाने में मत आना, समझे? तो खड़े देख क्या रहे हो? जाओ यहाँ से, जाओ, निकलो, जाओ। चलो कविता। जाओ, निकल जाओ। अरे जाओ, खड़े क्यों? जाओ। वकील साहब, और कितना समय लगेगा? अरे नीलेश जी, परेशान मत होइए, ये प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। वकील साहब, समय हाथ से निकलता जा रहा है, अगर जल्दी कुछ किया नहीं तो। अरे नीलेश जी, चिंता मत कीजिए, ये जमीन जायदाद प्रॉपर्टी कहीं भागा थोड़ी जा रहा है, ये सब आपका ही हो। नंदलाल मिश्रा और उनकी पत्नी कौशल्या न जाने कितने तूफानों से गुजर रहे थे। अपने अंदर न जाने कितनी आग समेटे हुए थे, उन पर न जाने कितने गंभीर आरोप लगे थे। क्या नंदलाल और कौशल्या को इस आरोप में फंसाया गया था? क्या जेल से बाहर आने के बाद जितेंद्र का पीछा कर नंदलाल कुछ हासिल करना चाहता था? क्या झूठे आरोप और सजा का गुस्सा उसके मन पर था और वो अपनी खोई हुई इज्जत को वापस पाना चाहता था? आखिर क्या है इस कहानी का सच? ये क्या हालत हो गई तुम्हारी? क्या बताओ? मुझे संभालते संभालते खुद बीमार पड़ गई। ये तुम कुछ खा लो, फिर दवाई देता हूँ मैं तुम्हें। बिट्टू बेटा, आजा 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 बेटा। बेटा, तुझसे एक बात साफ करनी थी। हमने तेरी माँ को नहीं मारा। मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। लोग ही बोलते थे कि मेरी माँ का किसी और के साथ रिश्ता था। क्या ये बात सच है? पर रोज रोज मारते हैं मुझे। एक बार भी उनकी आंखों में मेरे लिए प्यार नहीं देखा। क्योंकि मैं उनका बेटा नहीं हूं ना। और वो तो संतेली माँ भी ले। एक चम्मच बस बेटा, बस एक चम्मच। हाँ, मैं नहीं खाऊंगा। क्या हो रहा है? देखिए ना, ये कुछ भी नहीं खाता। मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि बेटा तेरा स्कूल कैसा चल रहा है, मार्क्स कैसे आ रहे हैं तेरे। मतलब तो यही है ना कि मैं उनका खून नहीं। प्लीज प्लीज दादा दादी, प्लीज मुझे बता दो मैं किसकी औलाद हूँ। दादी दादा प्लीज मुझे बता। दादी कुछ तो बता। कैसी बातें कर रहा है ये? देखो, पता है, मेरे दोस्त मोहल्ले वाले सब चिढ़ाते हैं मुझे। बोलते हैं तेरा बाप कौन है? क्या जवाब दूं मैं? अगर वो मेरा बाप नहीं है तो उसने मुझे घर पे क्यों रखा? तेरी माँ कहाँ है बॉडी? सर, मैं इनको जानता हूं। मैंने इनको अस्पताल में भर्ती करवाया था। शुक्ला सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। लो, ये बूढ़ा बूढ़ी यहाँ रहते थे ना? कहाँ गए?
बाबूजी बाबूजी हमारी अपने आप एक हफ्ता पहले ही मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे दमे की बीमारी है। मेरी हालत उनसे देखी नहीं गई और वो अपना अहंकार छोड़कर मुझे लेकर नीलेश के घर रहने आ गई। लेकिन दिल से उन्होंने कभी भी दोनों को अपनाया नहीं। कौन मार सकता है आपके पति को? आपको शक है किसी पे? बदला लेना था अपने बाप से। बदला? किस बात का बदला साहब? उन्होंने तुम्हारी पहली पत्नी को मारा था। जब उससे कोई रिश्ता ही नहीं था साहब, तो बदला किस बात का लेना? तो फिर कुंडली जमा के क्यों बैठे थे उनके घर पर? सच तो ये है साहब कि हमारे बाबूजी ने हम दोनों को घर से बाहर निकालने के लिए कोर्ट में केस डाला है। इसी बात का झगड़ा है हम दोनों के बीच में, और कुछ भी नहीं साहब, बस इतना ही। घर हासिल करने के लिए तुम दोनों ने जान ले ली? नहीं सर, मैं मानती हूँ कि हमने उन्हें घर के अंदर नहीं आने दिया, लेकिन ये सब हमने नहीं किया। सर, हम इतने भी बुरे नहीं हैं, बल्कि जीना हमारा मुश्किल हो गया था उनकी वजह से। हमने किसी की जान नहीं ली है। क्या सच है क्या झूठ, ये हम तुम्हारे हलक से निकलवा लेंगे। सच को कब तक छुपाओगे तुम? सच यही है सर, हमने उन्हें नहीं मारा, हम लोग खूनी नहीं हैं। नफरत थी अपने बाप से, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं उसकी जान ले लूं। मरते मरते भी हमें फंसाकर चले गए। पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहे थे। सर, नंदलाल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनका मर्डर 3 दिन पहले रात को, लेकिन उस समय कमल और कुसुम के मोबाइल के लोकेशन उनके घर की है। कहीं इन दोनों ने किसी और को सुपारी तो नहीं दी? हो तो ये भी सकता है कि दोनों ने जानबूझ के अपने मोबाइल घर पे छोड़े। कमल और कुसुम दोनों के बैंक डिटेल निकलवाओ। शुक्ला, उस वक्त ये जितेंद्र कहाँ था? इस जितेंद्र से भी मिलना होगा। सर, नंदलाल ने जितेंद्र पे अपनी बहू के मर्डर का आरोप लगाया था। उसका कहना था कि जितेंद्र का उसकी पहली बहू के साथ चक्कर था, और जेल से आने के बाद नंदलाल ने जितेंद्र को तंग करना शुरू कर दिया था। जीना हराम कर रखा था उसका। जितेंद्र ने एफआईआर की थी कि नंदलाल उसे हैरेस करता है। खूनी हत्यारा। भैया चाय देना। ऐसे चाय शुद्धी पापी आदमी है, खूनी हत्यारा। रुक, चलो भाई। अरे किसकी हत्या करवाने ले जा रहा है ये? पूछ तो लो इससे। हत्यारा है ये, अपने दोस्त तक को नहीं छोड़ा इसने। चलो भाई, कातिल है तू, कातिल। अरे बेटा, ये बच के खूनी कातिल जा रहा है ये जला के मार डालता है। बचो बचो, कातिल है, कातिल। ये मार देगा किसी को भी पकड़ के। जला के मारता ना तू लोगों को। आज तो जिंदा नहीं बचेगा। हत्यारा। अगर जितेंद्र को कुछ करना ही था तो वो पुलिस में रिपोर्ट क्यों करा था? राइट सर। सर, 2 लोग और, नीलेश और कविता। कहीं इन दोनों ने तो मर्डर नहीं किया या फिर करवाया? क्यों? सर, बाप ने इतना बेइज्जत करके घर से निकाला, जायदाद से बेदखल कर दिया, फिर भी ये दोनों हस्बैंड वाइफ इतना प्यार जता रहे थे। आजकल के बेटा और बहू इतना करते हैं क्या? शुक्ला, कहीं ये प्रॉपर्टी का एंगल तो नहीं? पता करो। शुक्ला, इस केस में सभी शक के दायरे में। पिछली बार अगर नंदलाल को इंसाफ नहीं मिला तो इस बार हमें उसे इंसाफ दिलाना ही होगा। राइट सर। चलो। अब पुलिस को विश्वास होने लगा था कि नंदलाल किसी से कुछ छीनने के लिए नहीं, बल्कि न्याय के लिए लड़ रहे थे, ताकि उन पर और उनकी पत्नी पर लगे दाग हट सके। लेकिन इंसाफ की नजर में उनकी बहू का केस क्लोज हो चुका था। अब सवाल यह था कि अगर उन्होंने सरिता की हत्या नहीं की थी तो फिर मुजरिम कौन था? और अब नंदलाल मिश्रा की हत्या भी हो चुकी थी, तो पुलिस इस सोच में थी कि क्या इन दोनों हत्याओं का जिम्मेदार कोई एक ही इंसान था। लेकिन नंदलाल के खून की वजह क्या थी? क्या जितेंद्र का वाकई इन दोनों केसेस से कुछ लेना देना नहीं था? सर, आप लोग? जितेंद्र का है? सर, हम भी कल से बहुत परेशान हैं। उनका कोई अता पता नहीं है, और तो और उनका फोन भी बंद आ रहा है। हमें तो लग रहा है कहीं उस बुड्ढे ने तो कुछ। आपको उन बुजुर्ग की चिंता करने की जरूरत नहीं, उनकी हत्या हो चुकी है। चिंता करनी है तो अपने पति की कीजिए जो गायब हैं। वैसे जितेंद्र के बारे में कुछ भी पता चले तो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। जी।
शुक्ला सर इनके घर पे खबरी लगवा। राइट। कहीं जितेंद्र ने ही तो नंदलाल को नहीं मारा। नंदलाल को जितेंद्र के बारे में सब कुछ पता चल गया था और जितेंद्र को अपना फंसना तय लग रहा। एक काम करो, सभी पुलिस चौकियों को अलर्ट करो और जितेंद्र की फोटो भिजवाओ। नीलेश की डिटेल्स भी। जी सर, वो अपने लॉयर से मिल रहा है। पता चला है कि वो प्रॉपर्टी अपने बाप के नाम पर करने की कोशिश कर रहा है। सर हो सकता है ये कोई साजिश हो। मैंने यादव को बोल दिया नजर रखें। गुड। देखिए लड़के की कंडीशन बहुत सीरियस है, 60% जल चुका है, इसलिए फिलहाल कुछ कहना बहुत मुश्किल है। फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं। एक्सक्यूज। लगता है जलने जलाने का बहुत एक्सपीरियंस है आप लोगों को। आप कहना क्या चाहते हैं? ये हमने खुद को जलाया है? क्या पता, बिट्टू को आधे रास्ते तो पहुंचा ही दिया है। हाँ? 60% जल चुका है वो। लेकिन हमने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, उल्टा बिट्टू ने हमें मारना चाहा। बिट्टू ने? क्यों? अरे यार क्या पार्टी थी, मुझे तो बिल्कुल सच में उसका डांस तो मतलब कमाल का था। बिट्टू क्या ये, तू गीला क्यों है? और ये केरोसिन की महक? तुम दोनों मरोगे मेरे साथ यहाँ पर। बिट्टू बेटा किससे बातें कर रहे हो? और ना ही इस आदमी का। तुम दोनों को पता चलेगा कि रोज रोज जलना कैसा। ये क्या कर रहे हो? छोड़ से, रुक जा। बिट्टू नहीं। बिट्टू ने ये सब हमें सजा देने के लिए किया। वो अपने पिता से नफरत करता है और हमेशा से इनसे गुस्से में ही बात करता है। उसे ऐसा लगता है कि ये उसके असली पिता है ही नहीं और उससे जरा सा भी प्यार नहीं करते। ऐसी कहानियां बहुत सुनी है हम लोगों ने। किस पर भरोसा करें, कौन सच्चा है? सर हो सकता है बिट्टू ने ही अपने दादाजी को मारा हो और फिर गिल्टी फील करके खुद को मारने की कोशिश की। लेकिन फिर वो कमल और कुसुम को क्यों जलाए? राइट। सर ये देखिए, पिछले 3 दिनों से कई घंटों तक बिट्टू और नंदलाल मिश्रा के फोन की लोकेशन सिम रही है। साहब, बिट्टू के इस हालत का जिम्मेदार मैं और मेरे पति थे। अगर सरिता के मामले में हम चुप रहे होते तो आज मेरी बहू जिंदा होती और बिट्टू भी इस हालत में ना होता। परेशान हो गई हूँ मैं जितेंद्रा, कमल के साथ रह रह के। 6 साल हो गए हैं शादी को, लेकिन उसने कभी भी मुझे अपना नहीं समझा। तुम तो मेरे दोस्त हो ना, बताओ ना मैं क्या करूँ, क्या करूँ? तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। सब पता मुझे। ये छुप छुप कर मिलना, ये फोन पर बातें करना। अरे हमें तो लगा था अच्छे घर की लड़की हो, ऐसी घटिया हरकतें करने वाली चालू लड़की नहीं हो। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में ये रिश्ता पक्का किया था हमने। बंद करो ये सब, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बाबूजी आप गलत समझ रहे हैं। चुप। बाबूजी ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि बिट्टू ने अपने दादा की हत्या की हो और उसके बाद खुद को मारने की कोशिश की हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी कुछ दिन पहले की ही तो बात है। साले क्या बोला मेरी माँ के बारे में तूने? क्या बोला? बिट्टू बेटा बेटा हट, क्या कर रहे हो? हटिए पीछे। मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरी बात सुन। बेटा तू रुक रुक, अपना कोई नहीं है। जा बेटा, छोड़ो मुझे। जा जा, किसी का रुकना बेटा, रुक। मारना है ना मुझे, मार मुझे, मार। गालियां देना चाहता, मुझे गालियां दे। मैं तेरा गुनाहगार हूँ बेटा। उसने क्या किया? मैंने किया। मैंने सच को नहीं छुपाया ना, तो मेरे सच बोलने की वजह से तुझे सजा मिली है। गलती मेरी है, मैंने तेरे बारे में नहीं सोचा था। मैं इस गलती की सजा दे मुझे। मार बेटा, मुझे मार, मार मुझे। क्या कर रहे हो दादाजी? मार मुझे, मार बेटा। मुझे माफ कर दो दादा, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँ। बहुत अच्छे हो।
उसके बाद बिट्टू अपने दादू से अक्सर मिलता रहता था। दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते थे। बहुत करीब आ गए थे दोनों। बहुत खुश थे वो लोग। बिट्टू के पास कोई वजह नहीं है कि वो अपने दादाजी की हत्या करे, लेकिन ये एक पहेली है कि उसने अपने साथ साथ कमल और कुसुम को मारने की कोशिश क्यों की। हाँ बोलो। ठीक है सर, जितेंद्र एक होटल में छुपा हुआ है, चलो। सर जितेंद्र ने अभी तक चेकआउट नहीं किया है, लेकिन कल रात से अपने कमरे में भी नहीं है। हाँ बोल। ठीक है, हम आ रहे हैं, चलो। शुक्ला सर, पूरे एरिया को अच्छी तरह से छान मारो। सर। सर, चाकू ये देखिए। शुक्ला सर, बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दो। मर्डर चाकू से हुआ है। सोचने वाली बात यह है कि नंदलाल का मर्डर भी चाकू के वार से ही हुआ था। खैर, इस चाकू के फिंगरप्रिंट्स मंगवाओ। सर। देखिए, आप रोज रोज यहाँ मत आएगी। हमें जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। सांप दूध की जली, मेरी चिंता मत कीजिए। मैं यहाँ किसी को तंग नहीं करूंगी, लेकिन जब तक मेरे पति को इंसाफ नहीं मिल जाता मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। सर, सर जितेंद्र का कत्ल जिस चाकू से हुआ वही चाकू नंदलाल को भी मारने के लिए यूज किया गया। ये देखिए, और उस चाकू पर जितेंद्र के उंगलियों के निशान भी मिले। और सर, खबरी ने यह खबर दी कि कुछ दिन पहले जितेंद्र ने चाकू खरीदा। जाहिर है जितेंद्र ने आत्महत्या तो नहीं की होगी, तो किसी और के उंगलियों के निशान मिले? नहीं सर, लगता है सर मुजरिम बहुत शातिर है। या तो उसने ग्लव्स पहने होंगे या फिर निशान मिटा दिए। इसका मतलब यह है कि जितेंद्र ने नंदलाल को मारा है। तो फिर जितेंद्र को किसने मारा? शुक्ला सर, इस जितेंद्र की पूरी कुंडली निकालो। क्या करता था, कहाँ उठता बैठता था, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं? सब कुछ। सर। पुरानी बातों का बोझ लेकर कब तक जीते रहेंगे? नई शुरुआत क्यों नहीं करते? वो बात पुरानी कहाँ हुई कुशल्या? उस बात के बाद और कोई बात तो हुई नहीं हमारे जीवन में। उसी बात के बोझ तले तो दब कर जी रहे हैं हम। सर, जितेंद्र के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। वो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। तो सर, चौंकाने वाली बात यह है कि उसकी सैलरी से कई गुना ज्यादा रकम रेगुलर उसके अकाउंट में जमा हुई। सर, हमें कुछ भी नहीं पता। हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते। अब तो हमें ऐसा लगता है कि हम उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानते थे। सर, 10,000 की सैलरी में इतना कुछ तो नहीं हो सकता। कहां से है ये सब कुछ? वो सर, हमारे हस्बैंड हर महीने घर के खर्चे के लिए ऊपर से 5-6 हजार देते थे, लेकिन हमें नहीं पता कि ये पैसा वो कहाँ से लाते थे। हाँ, लेकिन मैं हर खर्चे का हिसाब रखी हूँ अपने कॉपी में तारीख के साथ। ठीक है जी। सर, हमारी शादी को 7 साल हो गए। वो शादी से पहले से ही पैसे ला रहे थे, लेकिन ये नहीं पता कि ये पैसा वो कहाँ से लाते हैं। हाँ बोल। ठीक है, हम आते हैं।
सर, मैं पुरानी एल्बम ढूंढ रहा था अपनी माँ की फोटो के लिए, तो तभी मुझे पापा और सौतेली माँ की कुछ फोटो मिली कॉलेज की। मैं तभी समझ गया था कि एक दूसरे को पहले से जानते। और सर, मैंने इनकी बातें सुन ली थी दादाजी के बारे में कि वो दादाजी को मारने वाले। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम ये केस सुलझा नहीं पाए, क्योंकि कुसुम जी 10 साल पहले जब ये कहानी शुरू हुई थी तब तो आप पिक्चर में ही नहीं थी, कोई नहीं जानता था आपके बारे में। खैर, आप दोनों को एक खुशी की खबर देता हूं, बिट्टू को होश आ गया है और उसने हमसे खुलकर बातें की हैं। उसने हमें बताया कि उसने खुद को मारने की कोशिश क्यों की, या फिर मैं यूं कहूं कि आप दोनों को मारकर खुद को सजा देने की कोशिश क्यों की, क्यों किया ये सब। बोलो, और शुरू से। सर, मैं और कमल कॉलेज टाइम से एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब नीलेश भैया की शादी के बाद बाबूजी ने उन्हें घर से निकाल दिया तो हमें लगा कि वो हमारी शादी के लिए तो कभी नहीं मानने वाले। पहले तो हमारे अफेयर के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन जब बाबूजी को सरिता और उसके आशिक में शक हुआ तो हम एक उपाय सोचे। एक दिन घर में कोई नहीं था तो मैंने कुसुम को घर पे बुलाया और मैंने चुपचाप से घर में जाकर किचन में गैस पाइप को काट दिया। मैं घर से बाहर ही निकल रही थी कि जितेंद्र ने मुझे देख लिया। आ गया हमारा राजा बेटा स्कूल से यार। चलो चलो अब बेटा आप बैठो, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। हाँ मम्मी नाश्ता लेके आती है तेरे लिए, है ना। एक मिनट में जरा तेरा बैग रख दूँ। सुनिए, किसी को बुला लीजिए। जितेंद्र इतने सालों तक ब्लैकमेल करता रहा हमें। तुमने तो अपना भविष्य उज्जवल कर लिया है कमल के साथ शादी करके। कुछ हमारे बारे में भी सोचो। मेरे प्यार की खबर पे तो तुमने अपना घर बना लिया है। अगर मैं मुंह खोलूंगा ना तो सीधा अंदर जाओगी, सोच लो। तो नंदलाल को मारने का काम जितेंद्र को सौंपा था। बाबूजी ने जितेंद्र का जीना हराम कर रखा था और हमें भी डर लगने लगा था कि एक दिन बाबूजी हमसे हमारा सब कुछ छीन लेंगे। इसलिए हमने जितेंद्र को और पैसे का लालच देकर अपना काम करने के लिए तैयार किया। जितेंद्र को डर था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, लेकिन फिर हमारी बातों में आकर वो राजी हो गया। उसने हमसे 10 लाख रुपए मांगे। उसे लगा कि वो बाबूजी को मारकर कहीं गायब हो जाएगा। तो उसने बाबूजी से कहा कि वो सरिता का मर्डर कन्फेस करना चाहता है, उन्हें कुछ बताना चाहता है, और इसी बहाने से उसने बाबूजी को एक सुनसान जगह पर बुलाया। तुझे आज मैं एक चौंकाने वाली बात बताता हूँ। तुझे मिलना था ना अपनी बहू के असली कातिल से, तो देख पलट के देखना। तुम्हारा काम हो गया, लाओ मेरे 10 लाख रुपए। देते हैं? इतनी जल्दी क्या 10 लाख की? 10 लाख में लाश को ठिकाने लगाना भी शामिल है। पहले लाश को ठिकाने लगाओ, फिर देते हैं ना 10 लाख। चलो उठाओ। शर्म आती है तुम जैसे लोगों पर। अब जिंदगी भर जेल में पड़े यही सोचते रहना कि क्या मिला ये सब कुछ करके। अब उसकी दादी ही उसके जख्मों पर मलहम लगा रही है। आखिर क्या हासिल हुआ इस जुर्म से? लेकिन रिश्तों का हासिल है क्या? घर, जमीन, जायदाद, रुपए, पैसे, गहने, या फिर जिसका रहीम के दोहे में वर्णन है, प्रेम का धागा, वो हासिल है? क्या बूढ़े माँ बाप हमारी नजरों में उनकी मौत के बाद उनके पीछे छूटी सिर्फ जायदाद है? और अगर यही उनकी कीमत है तो फिर क्यों माँ बाप अपने बच्चों के लिए रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद जमा करते हैं?
ये हम सबको अपने आप से पूछने की जरूरत है। एक आखिरी बात, जो मान्य है उसे मिटाकर एक बार हर रिश्ते, हर संस्कार, हर मूल्य को अगर हम नए सिरे से देखें तो शायद कोई और ही सच दिखाई देगा। शायद ये समझ में आएगा कि हर रिश्ते की एक उम्र होती है, और अगर कोई रिश्ता उम्र भर के लिए बोझ, जिम्मेदारी या जरूरत बन जाए तो उस रिश्ते की बुनियाद प्यार नहीं है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।